मेरा नाम उर्मिला है। मैं अपना सामान पैक करके अभी अभी अपनी गाड़ी से इस बिल्डिंग के पास आई थी क्योंकि मैं अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। मैंने यहाँ पर एक फ्लैट रेंट पर लिया था। मैं एक स्टूडेंट थी, मेरी फैमिली दूसरे शहर में रहती थी। मैं इस शहर में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए आई हुई थी। काफ़ी टाइम से मैं दूसरी बिल्डिंग में रह रही थी मगर वहाँ पर मुझे रहने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। किसी ने मुझे यहाँ के बारे में बताया, इसलिए मैंने यहाँ पर एक फ्लैट रेंट पर ले लिया। ये बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ी थी। इसके कई अपार्टमेंट बने हुए थे। इस बिल्डिंग में कुछ लोगों के अपने फ्लैट भी थे तो कुछ लोगों ने अपने फ्लैट रेंट पर दिए हुए थे। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर सुकून से रह सकूंगी, लेकिन इस बिल्डिंग में पहला कदम रखते ही मैंने देखा था कि यहाँ पर काफी शोर शराबा मचा हुआ था। पुलिस भी आई थी। एजेंट ने मुझे इस फ्लैट के फोटो दिखा दिए थे, जबकि यह फ्लैट मुझे मेरे एक दोस्त ने दिलवाया था। उसने ये फ्लैट देखा हुआ था और वह यहाँ के सारे लोगों को जानता था। मैं यहाँ पर पहली बार आई थी क्योंकि इससे पहले रेंट के पैसे और एडवांस हर चीज की इन्फॉर्मेशन मुझे एजेंट के थ्रू मिल गई थी। आज यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, काफी सारे लोग इकट्ठा थे। बाहर कंपाउंड में ही काफी सारे लोग खड़े हुए थे। ना जाने किस बात का शोर था। मैंने भी अपना सामान एक तरफ रखकर भीड़ के बीच में जाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं भी जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिर किस बात का शोर लगा हुआ है। जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ी तो मैंने ये देखा कि एक आदमी और एक औरत बिलख बिलख कर रो रहे थे। एक बूढ़ा आदमी था, लगभग उसकी उम्र 65 साल होगी। वह बूढ़ा इन दोनों को तसल्ली दे रहा था। ये लोग कौन थे और वह बूढ़ा आदमी इनका क्या लगता था? मैं तो अभी यहाँ नई नई आई थी, इसलिए कुछ नहीं जानती थी। ये लोग क्यों रो रहे थे? पुलिस इन लोगों से इतने सारे सवाल जवाब क्यों कर रही थी? यह बात मैंने वहाँ मौजूद आसपास के लोगों से पूछी थी तो वहाँ पर मौजूद एक अंकल ने बताया कि पिछले 15 दिन पहले इनकी बेटी गायब हो गई है। इन दोनों पति पत्नी की इकलौती ही बेटी थी श्रेया। उसकी उम्र लगभग 16 साल है। खूबसूरत लड़की है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, पढ़ाई में भी काफी इंटेलिजेंट थी। अपनी इकलौती बेटी के गायब हो जाने से ये लोग बहुत दुखी हैं। पुलिस में भी इन्होंने 24 घंटे के बाद ही कंप्लेंट दर्ज कर दी थी मगर पुलिस भी उनकी बेटी को नहीं ढूंढ पा रही। पुलिस ने हर तरह की कोशिश करके देख ली। पुलिस को जिस पर शक है उससे पूछताछ भी कर ली गई। पुलिस को लगता है कि इस बिल्डिंग के लोग ही उनकी बेटी को किडनैप कर सकते हैं, मगर यहाँ तो किसी ने भी उनकी बेटी को किडनैप नहीं किया क्योंकि जो भी आरोपी होता वह पुलिस के सवाल जवाब पूछने पर पुलिस को शक में डालने पर मजबूर कर देता। लेकिन जिस दिन से पुलिस ने सब लोगों से बात की है, पुलिस को लगता ही नहीं है कि उनकी बेटी को बिल्डिंग के ही लोगों ने किडनैप किया है। पता नहीं उनकी बेटी किडनैप की गई है या फिर कहीं चली गई है या फिर कोई और बात है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अभी भी शोर शराबा रोना पीटना मचा हुआ था। मुझे उन दोनों पति पत्नी पर काफी तरस आया था। मैं अपना सामान लेकर अपने फ्लैट में चली आई थी और मैंने अपना सामान वगैरह सेट कर लिया था। ये फ्लैट तो सच में अंदर से बहुत खूबसूरत था। यहाँ पर मेरा अच्छा मन लग रहा था। सामने ही फ्रंट पर एक बड़ी सी गैलरी खुली हुई थी जहाँ पर ताजी ताजी ठंडी हवा आ रही थी। 2 दिन तक तो मैंने आराम किया था क्योंकि मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थी और मैं यहाँ पर सामान शिफ्ट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। मगर मैं देख रही थी कि हर रोज यहाँ पर पुलिस आ रही थी। वह दोनों पति पत्नी बहुत शोर शराबा करते थे। अभी तक उनकी बेटी नहीं मिली थी। छुट्टियाँ खत्म होने के बाद जब मैं कॉलेज गई तो मैंने देखा कि मेरे सारे ही फ्रेंड्स मेरा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं इस नए फ्लैट में आने की वजह से यह बात तो भूल ही गई थी कि मेरा बर्थडे है। मगर मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, सब लोगों ने मिलकर मेरा बर्थडे अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया था। इनमें कुछ लड़कियां और लड़के भी मेरी दोस्त हैं। हर अच्छे बुरे वक्त में इन लोगों ने मेरा साथ दिया था। मैं इस शहर में पिछले 9 साल पहले आई थी। मेरे पेरेंट्स से मेरी हमेशा फोन पर बात होती रहती थी। वह लोग मेरे हालचाल लेते रहते थे और जब 1 महीने की कॉलेज की छुट्टियां होती थी तो मैं अपने घर अपनी फैमिली के पास चली जाती थी। वहां पर उन लोगों के साथ मेरा अच्छा टाइम स्पेंड होता था। वैसे तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरी 2 बहनें और 2 भाई थे। मेरे पापा ने कभी मुझे किसी बात के लिए रोक टोक नहीं की थी। मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। मेरे दोनों ही भाई मुझसे छोटे थे, वह भी बहुत अच्छे थे। कभी कभी उन लोगों का इस शहर में आना होता तो वह लोग मुझसे मिलकर जरूर जाते थे। मैं अपने पापा की लाडली थी, इसीलिए उन्होंने मेरे जिद करने
होने पर मुझे इस शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया था। मेरी मम्मी पापा को मुझ पर हमेशा से ही बहुत भरोसा रहा था, तभी तो मैं उनसे इतनी दूर रह रही थी। मगर मैंने भी सोच लिया था कि मैं कभी भी उन लोगों का भरोसा नहीं टूटने दूंगी। लेकिन मेरे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था जो मुझे पसंद करता था। कई बार उसने मुझे प्रपोज किया था, मगर मैंने उसका प्रपोजल अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया था। मैं उसे कभी कोई जवाब भी नहीं देती थी। अभी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था और अभी मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने के पूरे 3 साल बाकी थे। इन बाकी के 3 सालों में मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकती थी जिससे मेरे पेरेंट्स को बुरा लगे। वह लड़का मुझे पसंद करता था मगर मैं उसे पसंद नहीं करती थी और हम लोगों की एजुकेशन भी साथ साथ कंप्लीट होनी थी। कॉलेज में मेरा दिन मेरे दोस्तों के साथ बहुत अच्छा गुजरता था और जब मैं अपने फ्लैट में आती तो पूरी तरह से अकेली हो जाती थी। वैसे तो मैं अपने लिए कुकिंग वगैरह किया करती थी, अपने कुछ इम्पोर्टेंट काम करती थी, फ्लैट की सफाई किया करती थी, इसलिए थोड़ा वक्त मेरा इस तरह से गुजर जाता था और कुछ देर तक अपने घर पर सबसे फ़ोन पर बातें करती रहती थी। लेकिन जब से मैं इस बिल्डिंग में आई थी तो एक अजीब सा शोर शराबा अभी तक चल रहा था। अभी तक इन लोगों की बेटी के बारे में कोई पता नहीं चल रहा था। मैं सोच रही थी कि ना जाने हमारे पुलिस सिस्टम को क्या हो गया है, एक लड़की को अभी तक इन लोगों ने नहीं ढूंढ निकाला। ना जाने उस बेचारी बच्ची के साथ क्या हो रहा होगा, वह कहाँ होगी, किस मुसीबत से गुजर रही होगी। कुछ लोग ये भी बातें कर रहे थे कि वो किसी लड़के के साथ भी भाग सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्या पता वह किसी लड़के को पसंद करती हो। मगर वह किसी लड़के को पसंद बंद करती तो उसके पेरेंट्स पुलिस को इस बारे में जरूर बताते। लेकिन उसके पेरेंट्स तो रो रो कर लगातार यही कह रहे थे कि उनको शक है कि उनकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। मुझे अब इन लोगों से बहुत हमदर्दी होने लगी थी क्योंकि मुझे इस बिल्डिंग में रहते हुए लगभग 20 दिन गुजर गए थे और मेरे यहाँ आने से भी 15 दिन पहले से इन लोगों की बेटी गायब थी। माता पिता की बहुत बुरी कंडीशन थी। मैंने सोचा कि मुझे इनके घर पर इनका दुख बांटने के लिए जाना चाहिए। आखिरकार इंसान ही इंसान की परेशानी समझता है। वैसे भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा से ही अच्छे संस्कार दिए थे। मैं जितनी इंटेलिजेंट थी उतनी ही संस्कारी बेटी भी थी, उतनी ही समझदार भी थी और उतने ही लोगों की परवाह करने वाली थी। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे यही सिखाया था कि परेशान लोगों की मदद किया करो और गरीबों की भी मदद किया करो, के खिलाफ बोलना सीखो, अपना इंसाफ खुद लेना सीखो। मैं एक ऐसी लड़की थी जो कभी किसी के आगे झुकती नहीं थी। जो मेरे साथ अच्छे तरीके से पेश आता था मैं उसके साथ अच्छी रहती थी और जो मेरे साथ गलत तरीके से पेश आता था मैं उसके लिए उतनी गलत बन जाती थी कि जब तक उसे मजा नहीं छका देती तब तक पीछे नहीं हटती थी। मैं लोगों से मिलने के लिए चली गई थी और मैंने आकर उन लोगों को अपने बारे में बताया कि मैं अभी कुछ दिनों पहले ही इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हूँ। 5वें फ्लोर पर मेरा फ्लैट है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ की एक कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैंने देखा था कि वह लोग अभी भी अपनी बेटी के लिए बेचैन थे। आखिरकार उनकी इकलौती बेटी गायब हुई थी। उनकी तकलीफ का अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता था। उस लड़की की माँ मेरे सामने बहुत रो रही थी और कह रही थी कि वह कुछ भी करके अपनी बेटी को ढूंढना चाहती है, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और उनकी बेटी किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाए। मगर उनकी मदद तो कोई भी करने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। वैसे तो पुलिस अपना काम कर रही थी लेकिन अभी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। मैंने उनसे पूछा था कि आखिर आपकी बेटी किस समय कब और कैसे गायब हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी अपने स्कूल से आ जाने के बाद कुछ नोट्स तैयार करने के लिए सामने वाले अपार्टमेंट में अपनी दोस्त के फ्लैट में गई थी। ये दोनों लड़कियां साथ ही स्कूल जाया करती थी, एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थी। मगर वहां जाने के बाद उनकी बेटी वापस ही नहीं आई। उन लोगों ने उससे भी पूछताछ कर ली थी। उस लड़की ने बताया था कि श्रेया काफी देर तक उसके पास बैठी रही थी, उसे बातचीत करती रही। दोनों ने काफी देर तक पढ़ाई भी की थी और उसके बाद वह अपनी दोस्त के घर से चली तो गई थी मगर अपने घर तक नहीं पहुंची थी और ना ही उसे किसी ने बिल्डिंग से निकलते हुए देखा था। ये केस बड़ा ही अजीब था। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की को कहीं आते जाते किसी ने देखा भी नहीं और यह गायब भी हो गई। मैंने उनसे पूछा था कि आपकी बेटी बिहेवियर की कैसी थी, पढ़ाई में कैसी थी, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि हमारी बेटी पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी, उसका नेचर बहुत अच्छा था, हर किसी से इत और प्यार से बात करती थी। आखिरकार हमने
उसे अच्छे संस्कार दिए थे, मगर फिर भी ना जाने क्यों हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया। मैंने उन लोगों से ये भी पूछा था, कहीं आपकी तो किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है, कहीं आप दोनों पति पत्नी से दुश्मनी निकालने के लिए किसी ने आपकी बेटी को गायब कर लिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ आप ठीक कह रही हो, मगर हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम बहुत सिंपल लोग, हम तो यहाँ सिर्फ अपने ही घर में रहते हैं। श्रेया के फादर अपनी नौकरी पर जाते हैं मगर टाइम टू टाइम वापस आ जाते हैं, उनका तो ऑफिस में भी कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग घर के अंदर ही रहते हैं, कभी हॉलिडे में भी हम लोग कहीं नहीं जाते, क्योंकि मेरी बेटी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहती है, ज्यादातर वह अपने कमरे में बंद होकर पढ़ाई करती रहती थी। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारी जिंदगी तो अच्छी खासी खुशहाल गुजर रही थी। फिर ना जाने हमारी जिंदगी ने ये कैसा मोड़ ले लिया जिसमें हमारी बेटी ही हमसे अलग हो गई। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी जरूर मिल जाएगी। अभी मैं इन लोगों के यहाँ बैठी हुई थी, तभी वह 60 साल का बूढ़ा आदमी उनके घर के अंदर आ गया था। जब उसने देखा कि श्रेया की मम्मी रो रही है तो उसने उन्हें तसल्ली दी और कहने लगा कि बेटा रोना बंद करो, तुम्हारे रोने से तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, तुम्हें मजबूत रहना है। अपनी बेटी को तलाश करने के लिए तुम सिर्फ प्रार्थना करो, ये पुलिस वाले या ये दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा वह ऊपर वाला ही करेगा। मुझे तो ये बूढ़ा आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि इसकी नज़रें मुझे किसी वक्त खुद पर पड़ती हुई महसूस हो रही थी। जैसे ही मैं इसे देखती यह नज़र बचा लिया करता था। बड़ा ही अजीब आदमी था, मुझे लगा शायद यह इनका कोई रिश्तेदार होगा, मगर उन्होंने बताया कि यह हमारे फ्लैट के जस्ट ऊपर वाले फ्लैट में ही रहते हैं। इनकी पत्नी की मौत हो गई है और बेटा और बहू और पोता पोती हैं। बेटे की दूसरे शहर में पोस्टिंग हो जाने की वजह से वह अपनी फैमिली के साथ बाहर रहने लगा, मगर यह यहाँ से नहीं गए, इन्हें तो यहीं का माहौल पसंद है। मेरी बेटी इनसे बहुत लगती थी, इनको दादाजी कहकर पुकारती थी, इसलिए यह मेरी बेटी के लिए बहुत परेशान है। इन्हें भी मेरी बेटी की याद आ रही है। मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, अंकल को उनकी बेटी की फिक्र हो रही है, लेकिन मैं काफ़ी दिनों तक इस लड़की के लिए परेशान रही थी। ना जाने क्यों मुझे इसके माता पिता से एक अजीब सी अटैचमेंट होने लगी थी। मैं हर रोज उनके घर जाने लगी, उनके सुख दुख बांटने लगी और उनकी बेटी के बारे में जितना हो सके इन्फॉर्मेशन निकलने लगी, मगर मैं परेशान थी तो सिर्फ इस बूढ़े आदमी की वजह से परेशान थी। ना जाने क्यों मुझे शक में डालने पर मजबूर कर रहा था और इसी तरह करते करते लगभग 2 महीने गुजर गए थे, मगर अभी तक श्रेया का कोई अता पता नहीं था। मेरे एग्जाम्स आने वाले थे और एग्जाम्स के टाइम में ज़्यादातर रातों को जागकर पढ़ाई किया करती थी, दिन में मुझे सिर्फ कॉलेज में ही पढ़ाई करने का टाइम मिलता था या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बहुत बातें कर लिया करती थी। दिन में श्रेया के घर चली जाती थी, उसकी मम्मी का बिहेवियर बहुत अच्छा था, मुझे उन लोगों के घर जाना अच्छा लगता था। पुलिस ने भी अब श्रेया के पेरेंट्स को बोल दिया था कि आपकी बेटी का कोई पता नहीं चल सका, हम कुछ नहीं कर सकते। एक आखिरी उम्मीद उन लोगों को पुलिस से थी और पुलिस भी अब अपने हाथ झाड़ चुकी थी। श्रेया के पेरेंट्स का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अब उन लोगों को यही लगता था कि कभी उनकी बेटी उन्हें वापस नहीं मिलेगी। मुझे भी बेहद अफसोस था कि आखिर इन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, मगर सोचने वाली बात ये थी कि लड़की गई तो कहाँ गई। ना जाने क्यों मेरा दिमाग एक डिटेक्टिव की तरह सोचने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि हो ना हो श्रेया या तो इस बिल्डिंग में है या फिर दूसरी वाली किसी बिल्डिंग में है, वो यहीं कहीं आसपास ही है, कहीं दूर नहीं, क्योंकि श्रेया को कॉलोनी के गेट से बाहर जाते हुए किसी ने देखा ही नहीं था। हालांकि वहां पर कैमरा भी लगे हुए थे। पुलिस हर हद तक श्रेया को ढूंढने की कोशिश कर चुकी थी। श्रेया की दोस्त प्रियंका के घर की भी तलाशी ले ली गई थी, श्रेया के मोबाइल की सारी कॉल डिटेल्स भी चेक कर ली गई थी, मगर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका था। श्रेया की मम्मी बहुत रोती थी, मैं उनको जाकर तसल्ली दिया करती थी। मैंने इस बारे में फ़ोन पर अपने पेरेंट्स को भी बताया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स को मेरा ये तरीका गलत लगता था कि मैं लोगों के घर घर जाकर उनके फैमिली मैटर्स में इवॉल्व क्यों होती हूँ। मेरे पेरेंट्स कहते थे कि जिनको हम जानते हो उनके घर जाना अच्छी बात है, मगर जिन्हें हम नहीं जानते और जिनसे हमारी नई नई जान पहचान हुई है उन पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम एक जवान लड़की हो, तुम दूसरों के घर इस तरह से मत जाया करो। मगर मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया था कि मेरा दिल बिल्कुल साफ है, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता और अगर गलत
गलत होगा भी तो मैं जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वह मेरे साथ हो जाएगा। एक रात मैं अपने फ्लैट में पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करते करते काफ़ी थक चुकी थी। लगभग रात के 3 बजे का टाइम हो रहा था जब मैं उठी तो सोची किचन में जाकर अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ। कॉफ़ी हाथ में लेकर और मोबाइल चलाते हुए मैं विंडो तक चलती हुई आई थी जब अचानक मेरी नज़र सामने वाली बिल्डिंग की तरफ गई थी। वही बूढ़ा आदमी जिनको इस बिल्डिंग के सारे ही लोग शुक्ला जी कहते थे। आखिर शुक्ला अंकल सामने वाली बिल्डिंग में ऐसे चोरी छुपे रात के समय कहाँ जा रहे थे? उनका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था और वह ज़्यादातर आसपास की बिल्डिंग के लोगों से बातचीत भी नहीं करते, ऐसा मैंने उनके मुंह से ही सुना था। तो फिर वह इस बिल्डिंग में क्या करने जा रहे थे? मैंने देखा था कि वह बार बार पहले इधर उधर देख रहे थे कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा और फिर वह उस बिल्डिंग के अंदर चले गए। काफ़ी देर तक मैं विंडो में खड़ी हुई उनके आने का इंतजार करती रही। पूरे 3 घंटे के बाद वह उस बिल्डिंग में से निकले थे। अगर दिन में कोई किसी के यहाँ जाता है तो समझ जाता है, लेकिन आधी रात के समय किसी के यहाँ जाने का क्या मतलब बनता है? मैंने सोचा कि हो सकता है शुक्ला अंकल को सामने वाली बिल्डिंग में किसी से कोई काम हो या फिर किसी को शुक्ला अंकल से भी काम हो सकता है या फिर कोई इमरजेंसी आ गई हो। मुझे उन पर कुछ ज़्यादा ही शक होने लगा है। फिलहाल मैंने इस बात को अपने दिमाग से झटक दिया था और मैं अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई थी। मगर सेम वही सब कुछ मैंने अगले दिन फिर से देखा था कि शुक्ला अंकल फिर से रात के 2 या 3 बजे के बीच में फिर से सामने वाली बिल्डिंग में जा रहे थे और आज भी वह यही हरकत कर रहे थे। लेकिन आज उनके हाथ में कुछ था, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खाने की प्लेट पकड़ी हुई है और वह ये लेकर बिल्डिंग के अंदर चले गए थे। मगर वह बार बार पीछे की तरफ मुड़कर या इधर उधर मुड़कर देख रहे थे कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। ना जाने क्यों मुझे इस मुद्दे पर अब शक नहीं बल्कि पूरा यकीन होने लगा था कि दाल में जरूर कुछ तो काला है। इस बुढ़े की हरकतें तो वैसे भी मुझे ठीक नहीं लगती थी और अब तो धीरे धीरे समझ आने लगा था कि सामने वाली बिल्डिंग में आखिर क्या करने जा रहा है। सुना था कि इसका बेटा इसको हर महीने पैसे भेजता है, इसको बुलाता भी है, मगर यह यहाँ से जाता ही नहीं है। इस आदमी का यहाँ कुछ ज़्यादा ही मन लग रहा था और फिर मुझे ये पता चला था कि श्रेया भी इस बुढ़े से कुछ ज़्यादा ही अटैच थी। यही हरकत मैंने कई दिन तक देखी थी। मैं अब इस पर नज़र रखे हुए थी। हर रात में इसे अपनी खिड़की से सामने वाली बिल्डिंग में जाते हुए देखती थी। रात का टाइम होता था और इसके हाथ में खाने की प्लेट जरूर होती थी। शायद ये वहाँ किसी के लिए खाना लेकर जाता होगा, मगर किसके लिए इसका तो कोई अपना था ही नहीं। उस समय तो वॉचमैन भी सो जाया करते थे और फिर बिल्डिंग के गेट तो खुले हुए ही होते हैं। आने जाने वाला रात बीच में कैसे भी कहीं भी आ जा सकता है और ये तो फिर भी यहीं के रहने वाले थे, इसलिए इनको तो कोई रोक टोक भी नहीं कर सकता था। मगर सवाल यह है कि शुक्ला अंकल को सामने वाली बिल्डिंग में आधी रात के समय ही काम क्यों आता है? अब मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ना जाने क्यों मैं खोई खोई सी रहती थी, कंफ्यूज सी रहती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे इस बूढ़े आदमी ने श्रेया के साथ कुछ किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रेया सामने वाली बिल्डिंग में हो और इसी बिल्डिंग में श्रेया की फ्रेंड प्रियंका भी तो रहती है। जिस दिन श्रेया गायब हुई थी उस दिन वह अपनी फ्रेंड के यहाँ नोट्स तैयार करने के लिए गई थी और फिर वह अपना काम निपटाने के बाद वहाँ से आ गई थी, लेकिन वहाँ से अपने घर नहीं आई और ना ही बिल्डिंग के गेट से बाहर आए। अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था। मैं अपने क्लासरूम में बैठी हुई थी और बड़ी गहरी सोच में बैठी थी क्योंकि मैं यही सब कुछ सोच रही थी जब अचानक मेरी एक दोस्त ने मुझे झटके से हिलाया और कहने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? फिर मैंने उन लोगों को सब कुछ बता दिया कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैंने अपने ग्रुप के सारे फ्रेंड्स को ये बात बता दी थी और उन लोगों से कहा था कि यार वह मासूम बच्ची सिर्फ 16 साल की है और वह 65 साल का बूढ़ा आदमी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरे फ्रेंड्स कहने लगे कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हें पहले ही उस आदमी पर शक है। कभी कभी शक यकीन में भी बदल जाता है। क्यों ना हम एक प्लान बनाना चाहिए, इस बुढ़े के खिलाफ देखते हैं कि यह बुढ़ा क्या करता है। अगर हमें कुछ गड़बड़ लगी तो हम इसे मौके पर ही पकड़ लेंगे और अगर हमें लगा कि यह वो ठीक है, इसने कुछ गलत नहीं किया, तो हम लोग खामोशी से वहां से वापस आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ, हम सबको मिलकर यह सब कुछ करना होगा। वह लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार थे। हमने कॉलेज में ही काफ़ी देर तक प्लान बनाया, डिस्कशन किया और फिर मैं अपने घर वापस आ गई थी। हर दिन की तरह मैंने फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और मेरी कुछ दोस्त मेरे साथ मिलकर मेरे फ्लैट में खिड़की से उस बुढ़े पर नज़र
पर रख रही थी। जैसे ही वो हमारी बिल्डिंग से निकलकर सामने वाली बिल्डिंग के गेट तक पहुंचा तो मेरे दोनों दोस्त उसका पीछे करने लगे और उसका पीछा करते करते वह लोग उसके फ्लैट तक पहुंच गए, जिस फ्लैट के अंदर वह बुढ़ा जाने वाला था। पहले तो उसने चाबी से ताला खोला तो मेरे एक दोस्त ने उससे कहा कि अंकल जी यहाँ पर मिश्रा जी का फ्लैट कौन सा है। उसने उनको बातों में लगाने की कोशिश की थी। हालांकि बुढ़े ने रात में मेरे दोस्त से ये भी कहा था कि इतनी रात को तुम यहाँ किसी का एड्रेस पूछने के लिए क्यों आए हो। मेरे दोस्त ने जवाब दिया जैसे कि आप यहाँ पर इतनी रात को आए हो। उसी तरह से तो उसने एक बड़ी ही अजीब बात कही थी। वह कहने लगा कि यह फ्लैट तो मेरा है और मैं अपने फ्लैट में कभी भी आ सकता हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा अरे अंकल आप नाराज ना हो। वो उनको बातों में लगा रहा था जबकि दूसरा वाला दोस्त खामोश से फ्लैट के अंदर जा चुका था। जब हमारा एक दोस्त फ्लैट के अंदर चला गया तो बाकी के दोस्तों ने मुद्दे से अपना पीछा छुड़ाया था और वह बुढ़ा भी तसल्लीमंद होकर फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ जाने लगा। मेरे दोस्त उसे वहीं खड़े होकर चोरी चुपके देखने लगे। उन्होंने अपने एक साथी को अंदर भेज दिया था ताकि वह अंदर जाकर ये देख सके कि अंदर कोई गड़बड़ है या नहीं, और अंदर गए हुए दोस्त को गड़बड़ का एहसास हुआ था। वह लड़का फ्लैट के अंदर जाते ही ऐसी जगह पर छुप गया था जहां से शुक्ला अंकल उसे नहीं देख सकते थे। शुक्ला अंकल स्टोर रूम की तरफ गए थे जब मेरा दोस्त भी उनके पीछे पीछे गया और उसने देखा कि हम लोगों का शक बिल्कुल सही है तो उसने चुपके से दरवाजा खोल दिया और अपने बाकी साथियों को भी अंदर ले लिया क्योंकि मामला गड़बड़ नहीं बल्कि बहुत बिगड़ा हुआ था। हम अपने प्लान में सक्सेसफुल रहे थे। शुक्ला अंकल को भनक भी नहीं पड़ी थी कि इतने लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने जो फ्लैट के अंदर आने के बाद दरवाजा बंद कर लिया था वह भी हमारे दोस्त ने अंदर से खोलकर बाकी सारे साथियों को फ्लैट के अंदर ले लिया और फिर अंदर जाने के बाद मेरे तीनों ही दोस्तों ने शुक्ला अंकल को घेर लिया था और उसके बाद उन लोगों ने हमें भी बुला लिया था। वहां उन लोगों को देखकर बूढ़ा आदमी कहने लगा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्या बदतमीजी है, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। इस समय मौके पर हम सारी लड़कियां भी वहां पर पहुंच गई थी। हम लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि आसपास के सारे लोग जाग जाएं। शुक्ला अंकल तो हमें देखकर बहुत घबरा गए थे। ये फ्लैट प्रियंका के पोर्शन के ठीक नीचे वाला फ्लैट था। इस फ्लैट से ऊपर सीढ़ियां चढ़कर अगर हम लोग जाते तो उसके ऊपर प्रियंका और उसकी फैमिली रह रही थी। वह बुढ़ा कह रहा था कि यह फ्लैट मेरा है। इस